कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एपिसोड 76। नया रास्ता धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे पत्थर खुद मयंक के आदेश का इंतजार कर रहे हों। सुरंग के भीतर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन हर कदम के साथ मयंक के भीतर की आग और स्थिर होती जा रही थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। ये रास्ता पहले यहाँ नहीं था, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं बना था, मयंक बोला। ये अग्निवंश के वाहक के लिए खुलता है। सुरंग के अंत में हल्की रोशनी थी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, सामने एक वीरान घाटी फैली थी। आसमान पर काले बादल घूम रहे थे और बीच बीच में लाल चमक बिजली की तरह दौड़ रही थी। आरव की आवाज़ भारी हो गई। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। मयंक ने ज़मीन पर घुटना टेक दिया। उसकी उंगलियां मिट्टी को छूते ही कांप उठीं। उसे बीते समय की झलकें दिखने लगी, युद्ध, बलि, आग में जलते किले और चीखें। यहीं से सब शुरू हुआ था, उसने कहा। यहीं अग्निवंश को धोखा दिया गया था। अचानक घाटी के चारों ओर साए हिलने लगे। काले वस्त्रों में लिपटे लोग एक एक कर सामने आने लगे। उनके चेहरे ढंके थे, लेकिन उनकी आंखों में घृणा साफ दिख रही थी। अग्निवंश का वाहक, एक भारी आवाज गूंजी, तू उम्मीद से पहले जाग गया। आरव ने तलवार खींच ली। छाया परिषद। मयंक धीरे से खड़ा हुआ। इस बार उसने कोई हथियार नहीं उठाया। उसकी हथेलियों के चारों ओर हल्की आग तैरने लगी। तुम्हें मुझे रोकने नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, मुझे परखने भेजा गया है। सामने खड़ा व्यक्ति हंसा। परख नहीं, हमें बस ये देखना था कि तू इंसान है या अब कुछ और। उसने हाथ उठाया और चारों ओर से साए झपट पड़े। आरव ने वार किया, लेकिन साए धुएं की तरह बिखर गए। मयंक ने आंखें बंद की। बस काफी है। जमीन फटने लगी। आग की पतली लकीरें चारों ओर फैल गईं। साए चीखते हुए पीछे हटने लगे। पहली बार छाया परिषद के योद्धाओं के चेहरे पर डर था। मुखिया ने पीछे हटते हुए कहा, याद रख अग्निवंश, हर शक्ति की एक कीमत होती है। अगले ही पल वे सब अंधेरे में गायब हो गए। घाटी फिर से शांत हो गई, लेकिन हवा में तनाव बाकी था। आरव ने गहरी सांस ली। अब वो हमें हल्के में नहीं लेंगे। मयंक ने आसमान की ओर देखा, जहां बादल और घने हो रहे थे। और मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, उसने कहा, क्योंकि अगला वार उनका नहीं, मेरा होगा। दूर कहीं आग की एक चिंगारी हवा में उठी, जैसे आने वाले तूफान का संकेत। एपिसोड 77। घाटी की खामोशी अब बोझ बन चुकी थी। हवा थमी हुई थी, जैसे खुद समय अगला कदम तय होने का इंतजार कर रहा हो। मयंक आगे बढ़ा। उसके कदमों के नीचे जमीन हल्की सी सुलग रही थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा। छाया परिषद पीछे हट गई, पर वो भागे नहीं हैं। मयंक रुका नहीं। वो संदेश देने आए थे, उसने कहा, और मैं उन्हें जवाब दे चुका हूँ। घाटी के बीचों बीच एक पुराना स्तंभ खड़ा था, आधा टूटा हुआ। उसके चारों ओर जले हुए चिन्ह बने थे। मयंक ने जैसे ही उस पर हाथ रखा, उसकी हथेली पर वही चिन्ह उभर आया। अचानक स्तंभ के भीतर से एक गूंज उठी, वाहक, अगर तू यहाँ तक आ पहुँचा है तो अब सुन। आरव चौंक गया। ये आवाज़ अग्निवंश की स्मृति, मयंक ने कहा। स्तंभ से प्रकाश की धार निकली और एक दृश्य हवा में तैरने लगा। एक सभा दिखाई दी, योद्धा, अग्नि पुजारी और बीच में एक युवा व्यक्ति जो बिल्कुल मयंक जैसा दिखता था। ये पहला वाहक था, आवाज़ बोली। उसने शक्ति को संतुलन में रखा, लेकिन जब प्रेम और भय ने उसे तोड़ा, अग्निवंश बिखर गया। दृश्य बदल गया। वही व्यक्ति अकेला खड़ा था, सामने वही लोग जिन्हें उसने बचाया था, और उन्हीं के हाथों वह गिर पड़ा। आरव की मुठियां भींच गईं। मतलब इतिहास खुद को दोहराता है। मयंक ने दृश्य को देखा, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध नहीं था। नहीं, उसने कहा, इतिहास को इस बार जवाब मिलेगा। जैसे ही उसने हाथ हटाया, दृश्य टूट गया। स्तंभ पूरी तरह ढह गया और उसके नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी, जो अंधेरे में उतरती थी। आरव ने नीचे झांका। ये कहाँ जाती है? मयंक ने एक कदम आगे बढ़ाया। छाया परिषद की जड़ तक। नीचे उतरते ही हवा बदल गई। दीवारों पर काले चिन्ह थे, जिनसे धीमी फुसफुसाहट निकल रही थी। हर फुसफुसाहट डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। आरव का सिर घूमने लगा। ये आवाज़ें मेरे दिमाग में घुस रही हैं। मयंक ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। आग की हल्की गर्मी फैली और आवाज़ें थम गईं। डर उनका हथियार है, मयंक बोला, और अब ये मुझ पर काम नहीं करेगा। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल द्वार था। उस पर छाया परिषद का प्रतीक बना था, आँख जो सब कुछ देखती है। मयंक ने द्वार के सामने खड़े होकर कहा, अब छुपने का समय खत्म। द्वार अपने आप खुलने लगा, और अंदर से आती रोशनी नहीं, बल्कि गहरा अंधेरा बाहर फैल गया, जैसे किसी ने रात को बुला लिया हो। युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका था। एपिसोड 78। द्वार पूरी तरह खुलते ही अंधेरा बाहर नहीं आया, बल्कि दोनों को अपने भीतर खींचने लगा। जैसे ही मयंक और आरव ने कदम रखा, पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो गया। एक गहरी गूंज चारों ओर फैल गई। यह कोई साधारण कक्ष नहीं था।
जमीन काले पत्थर की थी जिस पर अनगिनत दरारें थीं और हर दरार से साया रिस रहा था। ऊपर छत दिखाई नहीं दे रही थी, मानो ये जगह अंतहीन हो। आरव ने चारों ओर देखा। ये जगह जिंदा लग रही है, क्योंकि ये डर से बनी है, मयंक ने उत्तर दिया। अचानक जमीन हिली, सामने से कई आकृतियां उभरी, इंसानी चेहरे लेकिन शरीर साए के। उनकी आंखें सफ़ेद थीं और मुंह से एक साथ फुसफुसाहट निकल रही थी। वाहक, वापस जा, तू यहाँ नहीं टिक पाएगा। आरव ने वार किया, लेकिन तलवार साए में धंसकर रुक गई। इन पर वार बेकार है। मयंक आगे बढ़ा। उसने पहली बार पूरी तरह अपनी शक्ति को खुला छोड़ा। उसकी सांस के साथ आग की लहर उठी, लेकिन वह लपटों की तरह नहीं बल्कि धड़कन की तरह फैल रही थी। डर दिखाओ मत, उसने धीमे स्वर में कहा, उसे जलाओ। आग ने सायों को छुआ नहीं, उसने उन्हें उजागर कर दिया। साए कांपने लगे और उनके भीतर छिपे असली चेहरे दिखने लगे, टूटे हुए, डरे हुए, अधूरे। एक के बाद एक आकृति बिखरने लगी। तभी कक्ष के अंत में ताली बजने की आवाज़ गूंजी। बहुत सुंदर, एक आवाज़ आए, अग्निवंश ने आखिरकार सीख लिया। अंधेरे से एक व्यक्ति बाहर आया। उसका चेहरा साफ था, लेकिन उसकी परछाई उसकी हर हरकत से अलग चल रही थी। आरव ने दांत भींचे। ये परिषद का संरक्षक है। वह व्यक्ति मुस्कुराया। मेरा नाम कभी मायने नहीं रखता, मैं वो हूँ जो संतुलन रखता है। मयंक ने उसकी आंखों में देखा। संतुलन, तुम डर से दुनिया को बांधते हो। संरक्षक ने सिर झुकाया। और तुम आग से उसे जला दोगे। फर्क बस इतना है। उसने हाथ उठाया। कक्ष की दरारों से साए एक साथ उठे और मयंक की ओर लपके। लेकिन इस बार मयंक रुका नहीं। उसने आगे कदम रखा। अगर यही रास्ता है, उसने कहा, तो मैं अंधेरे के बीच चलूंगा। आग और साया टकराए। पूरा कक्ष कांप उठा और उसी क्षण कहीं दूर छाया परिषद के गढ़ में घंटियां एक साथ बज उठीं। असली टकराव शुरू हो चुका था। एपिसोड 79। आग और साए की टक्कर से उठा कंपन धीरे धीरे थम गया, लेकिन कक्ष की दीवारों पर बनी दरारें अब और चौड़ी हो चुकी थीं। हवा भारी थी, जैसे हर सांस किसी कीमत पर मिल रही हो। संरक्षक पीछे एक कदम हटा। उसकी परछाई जमीन पर फैलकर असामान्य रूप से लंबी हो गई। दिलचस्प, उसने कहा, तू जल रहा है, फिर भी टूटा नहीं। मयंक के माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में स्थिरता थी। क्योंकि ये आग सिर्फ मेरी नहीं, उसने उत्तर दिया, ये उन सब की है जिन्हें तुमने डर में जकड़ रखा है। आरव ने देखा कि मयंक के चारों ओर की लपटें अब तेज नहीं थीं, बल्कि नियंत्रित थीं, जैसे वह हर धड़कन के साथ उन्हें साध रहा हो। संरक्षक ने हाथ फैलाए। उसकी परछाई अलग होकर एक विशाल रूप लेने लगी। अगर तू सच में वाहक है, वह बोला, तो अपना सबसे बड़ा डर दिखा। अचानक कक्ष बदलने लगा। दीवारें गायब हो गईं। मयंक खुद को एक जानी पहचानी जगह पर खड़ा पाया। एक शांत सड़क, धुंधली रोशनी और सामने वही चेहरा जिसकी याद उसने दबा रखी थी। वह आवाज़ आए, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं लौटकर नहीं आ पाऊंगी। मयंक का दिल कांप उठा। पल भर के लिए आग बुझने लगी। आरव की आवाज़ कहीं दूर से आए, मयंक, ये सच नहीं है। मयंक ने आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस ली। डर सच दिखाता है, उसने खुद से कहा, लेकिन फैसला मैं करता हूँ। उसने आंखें खोलीं। मैं किसी को खोने के डर से सच नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, दृश्य टूट गया। वह फिर उसी कक्ष में खड़ा था। संरक्षक की परछाई सिकुड़ने लगी। संरक्षक की मुस्कान पहली बार फीकी पड़ी। तो तूने चुन लिया। मयंक ने एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, उसने कहा, और अब तुम्हारी बारी है। उसकी हथेली से आग की एक सीधी धार निकली, तेज नहीं लेकिन अडिग। वह संरक्षक की परछाई को चीरती हुई उसके पैरों तक पहुंची। संरक्षक घुटनों पर आ गया। याद रख, परिषद खत्म नहीं होती, मयंक ने शांत स्वर में उत्तर दिया। और अग्निवंश भी नहीं। कक्ष की दरारों से रोशनी झरने लगी। अंधेरा पीछे हट रहा था, लेकिन पूरी तरह गया नहीं था। आरव मयंक के पास आकर खड़ा हुआ। ये अंत नहीं था। मयंक ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, ये शुरुआत थी। अब वो मुझे रोकने नहीं, मिटाने आएंगे। दूर कहीं छाया परिषद की सबसे ऊंची सभा में एक खाली सिंहासन के सामने आग की हल्की चमक उभरी। युद्ध ने अब दिशा बदल ली थी। एपिसोड 80। कक्ष की दरारों से गिरती रोशनी धीरे धीरे थम गई। संरक्षक जमीन पर पड़ा था। उसकी परछाई अब उससे अलग नहीं हो रही थी, जैसे दोनों का अस्तित्व एक साथ टूट चुका हो। हवा में भारीपन बना रहा, लेकिन डर की फुसफुसाहट खत्म हो चुकी थी। आरव ने चारों ओर देखा। ये जगह बदल रही है। वाकई, काले पत्थर की जमीन फीकी पड़ने लगी थी। दरारें भर रही थीं और साया पीछे हटता जा रहा था। लेकिन मयंक जानता था, ये जीत अधूरी है। उसने संरक्षक की ओर देखा। छाया परिषद ने तुझे संतुलन का नाम दिया, मयंक बोला, पर असल में तू उनका ताला था। संरक्षक ने आखिरी सांस लेते हुए आंखें खोलीं। ताला टूट गया है, अब दरवाज़ा खुलेगा, उसने धीमे स्वर में कहा, और जो निकलेगा वो मुझसे कहीं ज़्यादा भयानक होगा। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। परछाई पूरी तरह मिट गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अचानक जमीन के बीच एक गोलाकार चिन्ह उभरा।
वही अग्निवंश का प्रतीक, लेकिन इस बार उसके चारों ओर छाया परिषद के चिन्ह भी जुड़े थे। आरव ने घुटना टेककर उसे देखा। ये क्या है? सत्य का द्वार, मयंक ने कहा, जहां से परिषद अपनी असली शक्ति लेती है। जैसे ही मयंक ने चिन्ह के बीच हाथ रखा, उसकी चेतना फिर खींच गई। इस बार कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ कड़वा सच। उसने देखा छाया परिषद की शुरुआत। कुछ चुने हुए लोग, जिन्होंने आग से डरकर अंधेरे को अपनाया। उन्होंने शक्ति को बचाने के नाम पर दुनिया को बांध दिया, और हर युग में एक वाहक को या तो तोड़ा गया या मार दिया गया। मयंक ने आंखें खोलीं। इस बार इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। चिन्ह से आग की पतली रेखा ऊपर उठी और छत को चीरती हुई आसमान तक चली गई। कहीं दूर छाया परिषद के गढ़ में दीवारें कांप उठीं। आरव ने मयंक की ओर देखा। तूने उन्हें सीधा संदेश दे दिया। मयंक की आवाज़ शांत थी, लेकिन दृढ़। अब छुपने का खेल खत्म, उसने कहा। अब अगला कदम उनका नहीं, मेरा होगा। कक्ष पूरी तरह उजाले में बदल चुका था। पीछे लौटने का रास्ता खुल चुका था, लेकिन आगे एक नया रास्ता भी उभर रहा था, सीधा परिषद के केंद्र की ओर। मयंक ने बिना पीछे देखे आगे कदम बढ़ाया। युद्ध अब केवल टकराव नहीं था, यह फैसला बनने जा रहा था। एपिसोड 81। नया रास्ता सीधा नहीं था, वह ऊपर उठता हुआ घूम रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जानबूझकर अस्थिर बनाया हो। हर कदम के साथ जमीन की बनावट बदल रही थी, कभी पत्थर, कभी राख, कभी ठंडी धातु। आरव ने चलते हुए कहा, ये रास्ता लड़ाई का नहीं, परीक्षा का लगता है। मयंक रुका। उसकी हथेलियों की आग बुझ चुकी थी, लेकिन भीतर की गर्मी बनी हुई थी। छाया परिषद अब शक्ति से नहीं, उसने कहा, मेरे फैसलों से लड़ेगी। अचानक सामने का रास्ता 3 भागों में बढ़ गया। हर रास्ते के ऊपर अलग अलग चिन्ह उभरे। पहले पर आग, दूसरे पर आग, तीसरे पर टूटा हुआ वृत्त। आरव ने माथा सिकोड़ लिया। ये कोई जाल है। मयंक ने तीनों को देखा। जैसे ही उसकी नज़र टूटे हुए वृत्त पर गई, उसके भीतर हल्की कंपन हुई। आग शक्ति है, मयंक बोला, आंख नियंत्रण है, और ये, उसने तीसरे चिन्ह की ओर इशारा किया, त्याग है। आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। त्याग मतलब पीछे हटना। मयंक ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ छोड़ना, ताकि आगे बढ़ा जा सके। वह बिना हिचक तीसरे रास्ते की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, आसपास का दृश्य बदल गया। रास्ता संकरा हो गया और चारों ओर धुंध फैल गई। मयंक को अचानक अपने भीतर से कुछ खींचता हुआ महसूस हुआ, जैसे शक्ति का एक हिस्सा उससे अलग किया जा रहा हो। आरव ने बेचैनी से कहा, मयंक, तेरी आग, जाने दो। मयंक ने शांत स्वर में कहा, अगर ये शक्ति सच में मेरी है, तो ये लौट आएगी। धुंध के बीच एक आकृति उभरी, एक वृद्ध अग्नि पुजारी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी थकान। हर वाहक यहीं रुकता है, वह बोला, क्योंकि यहाँ उसे चुनना पड़ता है, शक्ति या उद्देश्य। मयंक ने बिना झुके उत्तर दिया, अगर उद्देश्य के बिना शक्ति है, तो वो सिर्फ विनाश है। वृद्ध ने हल्की मुस्कान दी, तो आगे बढ़। धुंध छट गई, रास्ता फिर स्थिर हो गया। मयंक के भीतर आग लौट आई, लेकिन अब पहले जैसी उग्र नहीं, बल्कि और गहरी और सधी हुई। आरव ने राहत की सांस ली। अब तू अलग लग रहा है, मयंक ने आगे देखते हुए कहा, क्योंकि अब मैं सिर्फ वाहक नहीं, मैं निर्णय हूँ। दूर सामने पहली बार छाया परिषद का वास्तविक गढ़ दिखाई दिया, ऊंचा, अंधेरे में डूबा, लेकिन उसकी नींव में दरारें साफ दिख रही थीं। और उन्हीं दरारों के भीतर कोई और भी जाग रहा था। एपिसोड 82। गढ़ अब पास था। उसकी दीवारें बाहर से अधिक दिखती थीं, लेकिन जैसे जैसे मयंक आगे बढ़ा, हवा में छिपी बेचैनी साफ महसूस होने लगी। पत्थर की हर ईंट के भीतर डर और आदेश की परतें जमी हुई थीं। आरव ने धीमे स्वर में कहा, ये जगह युद्ध के लिए नहीं बनी, ये शासन के लिए बनी है। मयंक ने गढ़ की ओर देखते हुए उत्तर दिया, और हर शासन का अंत यहीं से शुरू होता है। जैसे ही वे मुख्य द्वार के सामने पहुंचे, द्वार अपने आप खुलने लगे। कोई पहरा नहीं, कोई हमला नहीं, सिर्फ सन्नाटा। भीतर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर परिषद के पुराने निर्णय उकेरे गए थे, दंड, बलि, मिटाए गए नाम। आरव ने एक उकेरे हुए नाम को छुआ। ये लोग अपराधी नहीं थे। नहीं, मयंक बोला, ये सवाल पूछने वाले थे। अचानक गलियारे के अंत में रोशनी फैली। एक विशाल सभागार सामने आया। बीच में गोल मंच था और उसके चारों ओर ऊंची कुर्सियां, कई खाली, कुछ पर साए जमे हुए। एक गहरी आवाज गूंजी, अग्निवंश का वाहक, तू अपेक्षा से आगे आ गया। छाया से 3 आकृतियां उभरी। ये साधारण योद्धा नहीं थे, उनकी मौजूदगी ही दबाव पैदा कर रही थी। त्रिसंरक्षक, आरव ने फुसफुसाकर कहा, परिषद की अंतिम दीवार। मयंक आगे बढ़ा। दीवारें बचाव के लिए होती हैं, उसने शांत स्वर में कहा, सच से नहीं। पहला संरक्षक आगे आया। तू आग है, उसने कहा, और आग को या तो बुझाया जाता है या बांध दिया जाता है। उसने हाथ उठाया। चारों ओर जंजीरें उभरी, छाया की बनी हुई। मयंक रुका नहीं। मैं आग नहीं, उसने कहा, मैं चैन हूँ। उसने जमीन पर पैर पटका। जंजीरें छूते ही जलकर राख हो गईं। दूसरा संरक्षक आगे आया। उसकी आंखों में भ्रम था।
अगर तू आगे बढ़ा, वह बोला, तो जिनके लिए तू लड़ रहा है वही तुझसे डरेंगे। मयंक की आंखों में एक पल के लिए वही पुराना दर्द उभरा, लेकिन उसने उसे थाम लिया। डर से बना भरोसा भरोसा नहीं होता। तीसरा संरक्षक अब तक शांत था। उसने आगे आकर कहा, तो बता वाहक, जब ये सब टूट जाएगा तू बनेगा क्या? मयंक ने चारों ओर देखा, खाली सिंहासन, जमी हुई छायाएं और दीवारों पर उकेरा गया इतिहास। मैं राजा नहीं बनूंगा, उसने कहा, मैं वो अंत बनूंगा जिसके बाद परिषद की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सभागार कांप उठा, छाया पीछे हटने लगी। ऊपर सबसे ऊंचे सिंहासन पर अंधेरा गहराने लगा, जैसे किसी ने आंखें खोल दी हों। आरव ने तलवार कसकर पकड़ी। मयंक, वो जाग गया है। मयंक ने सिर उठाया। हाँ, उसने कहा, और इस बार मैं भागूंगा नहीं। अंधेरे के भीतर से एक धीमी हंसी गूंजी। अंतिम सामना अब टल नहीं सकता था। एपिसोड 83। सभागार की छत से अंधेरा टपकने लगा, जैसे रात खुद पिघलकर नीचे उतर रही हो। सबसे ऊंचे सिंहासन के चारों ओर हवा घूमने लगी। वह हंसी अब साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, ठंडी और आत्मविश्वास से भरी। तीनों संरक्षक पीछे हट चुके थे। उनकी आंखों में पहली बार आदेश नहीं, अनिश्चितता थी। आरव ने फुसफुसा कर कहा, ये वही है परिषद का मूल। सिंहासन पर बैठी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसका शरीर साय का था, लेकिन चेहरा इंसानी, थका हुआ, बूढ़ा और अनुभव से भरा। उसकी आंखें सीधे मयंक पर टिकी थीं। अग्निवंश का वाहक, उसने कहा, सदियों बाद कोई यहाँ तक पहुँचा है बिना घुटनों पर गिरे। मयंक ने बिना झुके उत्तर दिया, क्योंकि मैं किसी सिंहासन के सामने नहीं झुकता। आकृति हल्की मुस्कुराए, अहंकार नहीं, वह बोली, निर्णय। यही तुझे खतरनाक बनाता है। उसने हाथ उठाया। सभागार की दीवारों पर उकेरे गए नाम चमकने लगे। एक एक कर वे हवा में तैरने लगे, हजारों चेहरे, हजारों आवाजें। ये सब, आकृति बोली, मेरे फैसलों का परिणाम है। अगर मैंने डर न बोया होता, दुनिया जल चुकी होती। आरव गुस्से से बोला, तुमने आग से नहीं, इंसानों से डरकर राज किया। आकृति की नज़र पल भर के लिए आरव पर गई, फिर वापस मयंक पर टिक गई। और तू क्या अलग करेगा वाहक? हवा अचानक भारी हो गई। मयंक के भीतर की आग उफनने लगी, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। तुमने भविष्य को कैद किया, मयंक बोला, मैं उसे जोखिम दूंगा। आकृति हंसी, जोखिम? तबाही को नहीं, मयंक ने शांत स्वर में कहा, चयन को। उसने जमीन पर हाथ रखा। आग नहीं भड़की, बल्कि फर्श के नीचे से एक गर्म प्रकाश उठा। दीवारों पर उकेरे नाम कांपने लगे। हर नाम, मयंक बोला, एक चेतावनी नहीं, एक सवाल है। प्रकाश तेज होता गया। कुछ नाम टूटकर बिखर गए, कुछ शांत होकर जमीन में समा गए। आकृति पहली बार सिंहासन से आगे झुकी। अगर तू ये सब मिटा देगा, उसने कहा, तो संतुलन टूट जाएगा। मयंक ने आंखें उठाईं। संतुलन तब टूटता है, उसने कहा, जब डर स्थायी हो जाता है। पूरा सभागार कांप उठा। सिंहासन के पीछे की दीवार में दरार पड़ी। अंधेरा सिकुड़ने लगा, जैसे उसे पहली बार प्रतिरोध मिला हो। आरव ने महसूस किया, ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये निर्णयों का अंत था। आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। तो वाहक, उसने कहा, आज तय हो जाएगा, आग दुनिया जलाएगी या अंधेरा उसे जकड़े रखेगा। मयंक ने एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी क्षण सभागार के सभी द्वार एक साथ बंद हो गए। अंतिम संघर्ष शुरू हो चुका था। एपिसोड 84। सभागार के द्वार बंद होते ही एक भारी गूंज उठी, जैसे किसी ने पूरे संसार को एक कमरे में बंद कर दिया हो। हवा में दबाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना कठिन हो गया। सिंहासन से उठी आकृति अब पूरी तरह खड़ी थी। उसका साया जमीन पर नहीं, दीवारों पर फैल रहा था, ऊंचा, विकृत और हर दिशा में फैलता हुआ। मैं परिषद हूँ, वह बोली, मैंने युगों को चलाया है, तू अकेला क्या बदल लेगा? मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आंखें बंद की। पहली बार उसने भीतर की आग को फैलने नहीं दिया, बल्कि समेटना शुरू किया। लपटें बाहर नहीं आईं, वे उसके भीतर और गहरी उतरती गईं। आरव घबराया। मयंक, तू अपनी शक्ति रोक रहा है। नहीं, मयंक ने शांत स्वर में कहा, मैं उसे समझ रहा हूँ। आकृति ने हाथ उठाया। हवा में साए की भालाएं बनी और एक साथ मयंक की ओर बढ़ीं। आरव आगे कूदा, लेकिन उससे पहले ही कुछ बदल गया। मयंक ने आंखें खोलीं। उस क्षण कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई आग नहीं भड़की, बस साया रुक गया। भालाएं हवा में थम गईं, जैसे किसी अदृश्य नियम ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया हो। आकृति की आंखों में पहली बार हैरानी दिखी। ये कैसे? मयंक आगे बढ़ा। हर कदम के साथ साए पीछे हटने लगे। तुम डर से शासन करते रहे, वह बोला, मैं समझ से निर्णय ले रहा हूँ। उसने हाथ उठाया। आग बाहर नहीं आई, बल्कि साए के भीतर उतर गई। जहाँ जहाँ आग पहुंची, साया जल नहीं रहा था, वह बदल रहा था। काले रंग के नीचे से धूसर आकृतियां उभरने लगी, थकी हुई, बोझिल लेकिन इंसानी। ये तुम्हारी परिषद है, मयंक ने कहा, डर में जमी हुई पर जिंदा। आकृति पीछे हटने लगी। अगर तू मुझे मिटा देगा, उसने कहा,
तो अराजकता फैल जाएगी। मयंक रुका। मैं तुम्हें मिटाने नहीं आया, उसने कहा। मैं तुम्हें समाप्त करने आया हूँ। उसने जमीन पर पैर रखा। सभागार का फर्श चमक उठा। सिंहासन में दरारें पड़ने लगीं। आकृति चीखी नहीं, वह बस देखती रही जैसे कोई बूढ़ा राजा अपना साम्राज्य ढहते देख रहा हो। तो यही अंत है? उसने पूछा। मयंक की आवाज़ स्थिर थी। नहीं, उसने कहा, ये विराम है ताकि दुनिया खुद अगला कदम चुने। सिंहासन टूट गया, अंधेरा बिखर गया। छाया परिषद की छाया पहली बार बिना आकार के रह गई। सभागार की छत से रोशनी उतरी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, मयंक, तूने जीत लिया। मयंक ने आगे देखते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैंने रास्ता खोला है। और उसी रोशनी के बीच दूर कहीं आग की एक नई चिंगारी जली। ऐसी आग जो आदेश नहीं, संभावना थी। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एपिसोड 85। रोशनी सभागार में फैल चुकी थी, लेकिन वह शांति की रोशनी नहीं थी। ये वैसी रोशनी थी जो किसी बड़े परिवर्तन से ठीक पहले आती है। टूटा हुआ सिंहासन अब राख में बदल रहा था और जहां कभी परिषद की छाया थी, वहां सिर्फ खालीपन रह गया था। आरव ने चारों ओर देखा। सब खत्म हो गया या अभी कुछ बाकी है? मयंक ने उत्तर देने से पहले जमीन पर नजर डाली। दरारों के बीच हल्की सी धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे कोई सोई हुई चीज अब भी सांस ले रही हो। परिषद खत्म हुई है, उसने कहा, लेकिन उसका असर अभी जिंदा है। अचानक सभागार की दीवारों पर उभरे नाम एक एक कर गिरने लगे। हर नाम के गिरते ही एक छवि हवा में उभरती, शहर, लोग, भय में जीते चेहरे। आरव की आवाज़ भारी हो गई। इन लोगों ने सदियों तक डर में जिंदगी बिताई है। मयंक ने धीरे से हाथ उठाया। आग की हल्की, नियंत्रित लहर फैली। इस बार आग ने कुछ जलाया नहीं, उसने छवियों को छूकर शांत कर दिया। डर से भरे चेहरे स्थिर हो गए, जैसे किसी ने उन्हें पहली बार सांस लेने दी हो। डर हटाना काफ़ी नहीं, मयंक बोला, उन्हें चुनाव करना सीखना होगा। तभी सभागार के बीच वह गोल चिन्ह फिर से उभरा, सत्य का द्वार। लेकिन अब वह काला नहीं था, उसके किनारे हल्की सुनहरी रेखाएं दौड़ रही थीं। आरव चौंका, ये फिर से क्यों खुल रहा है? मयंक की आंखें सनकरी हो गईं, क्योंकि परिषद का अंत एक शून्य छोड़ गया है, और हर शून्य कुछ न कुछ मांगता है। चिन्ह के भीतर से एक आवाज़ आई, पर इस बार वह आदेशात्मक नहीं थी, बल्कि थकी हुई। वाहक, अंतिम चयन बाकी है। मयंक आगे बढ़ा। अब कोई शासन नहीं, उसने कहा, कोई परिषद नहीं। आवाज़ कुछ पल चुप रही। तो फिर शक्ति का क्या होगा? अगर कोई दिशा नहीं देगा तो ये बिखर जाएगी। मयंक ने गहरी सांस ली। शक्ति को दिशा नहीं, उसने कहा, जिम्मेदारी चाहिए। उसने अपना हाथ चिन्ह के केंद्र में रखा। इस बार आग बाहर नहीं आई। उसकी हथेली से हल्की गर्मी फैली और चिन्ह में समा गई। पूरा सभागार कांप उठा। दूर दूर तक फैले भय के स्तंभ एक एक कर गिरने लगे। कहीं कोई विस्फोट नहीं हुआ, बस भार हटता गया। आरव ने महसूस किया, हवा हल्की हो रही थी। चिन्ह की आवाज़ धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। तो यह अग्निवंश का उत्तर है। मयंक ने हाथ हटाया। चिन्ह शांत हो गया और जमीन में समा गया। सभागार अब सिर्फ एक खाली कक्ष था, बिना सिंहासन, बिना छाया। आरव ने मयंक की ओर देखा। अब आगे क्या? मयंक ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। टूटे रास्ते, गिरे नाम और खुला हुआ भविष्य। अब दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं होगी, उसने कहा। और यही सही है। जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़े, गढ़ की दीवारों में दरारें पड़ीं। लेकिन वे ढह नहीं रही थीं, वे खुल रही थीं। दूर, बाहर की दुनिया में लोग बिना वजह घबराए नहीं थे। और पहली बार अंधेरा बिना आदेश के पीछे हट रहा था। लेकिन बहुत गहराई में, जहां आग और छाया कभी टकराए थे, एक नई निगाह खुल रही थी, और वह चुपचाप देख रही थी। एपिसोड 86। गढ़ के बाहर कदम रखते ही मयंक और आरव को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया सच में बदल रही है। आसमान वैसा ही था, जमीन भी वैसी ही, लेकिन हवा में जो कसाव था, जो अनदेखा बोझ था, वह अब नहीं रहा। आरव ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सालों बाद पहली बार खुलकर सांस ली हो। मयंक ने कुछ नहीं कहा। उसकी निगाह दूर क्षितिज पर टिकी थी, जहां धूप और बादल एक दूसरे में घुल रहे थे। लेकिन उसके भीतर एक हलचल थी, शांति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की। तभी जमीन हल्के से कांपी। आरव चौकन्ना हो गया। ये क्या था? परिषद तो खत्म हो चुकी है। मयंक ने आंखें बंद कीं। इस बार उसने आग को नहीं बुलाया, न ही छाया को महसूस किया। उसने बस सुना, बहुत गहराई से एक धड़कन। परिषद खत्म हुई, मयंक बोला, लेकिन दुनिया में शक्ति पहली बार अकेली हुई है। जमीन के नीचे, उस स्थान पर जहां कभी सत्य का द्वार था, एक नई रेखा खींचने लगी। वह न आग की थी, न छाया की, वह दोनों के बीच की थी। धूसर, स्थिर और अडिग। आरव ने धीमे से कहा, यह किसी नए दुश्मन जैसा नहीं लग रहा। क्योंकि ये दुश्मन नहीं है, मयंक ने उत्तर दिया। ये प्रतिक्रिया है। रेखा से एक आकृति उभरी। वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, कभी ठोस, कभी धुंधली। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई सिंहासन नहीं, कोई प्रतीक नहीं।
उसने पहली बार बोला, जब आदेश टूटते हैं तो संतुलन खुद उठता है। आरव का हाथ तलवार पर चला गया। ये कौन है? आकृति की निगाह मयंक पर टिकी। मैं वो हूँ जो तब पैदा होता है जब आग और छाया दोनों पीछे हट जाते हैं। मयंक ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो तुम नए शासक बनना चाहते हो? आकृति ने सिर हिलाया। नहीं, शासक डर पैदा करते हैं, मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ। किस बात की? मयंक ने पूछा। कि हर चुनाव की कीमत होती है, आकृति बोली, और हर युग को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। कुछ पल की खामोशी छा गई। आरव ने महसूस किया ये टकराव का क्षण नहीं था, लेकिन इसका असर शायद युद्ध से भी बड़ा होने वाला था। आकृति ने आखिरी बार कहा, अग्निवंश ने रास्ता खोला है, अब देखना होगा दुनिया चलना सीखती है या फिर किसी नए आदेश की मांग करती है। कहते ही वह आकृति मिटने लगी, जैसे कभी थी ही नहीं। जमीन फिर स्थिर हो गई। आसमान साफ था। आरव ने मयंक की ओर देखा। तो क्या ये अंत है? मयंक ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, ये वो पल है जहां कहानी मेरे बिना आगे बढ़ेगी। वह आगे चला, इस बार किसी युद्ध की ओर नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया से दूर जो अब खुद अपना भविष्य लिखने वाली थी। और दूर कहीं आग की गहराई में एक पुरानी चिंगारी शांत होकर सो गई, कम से कम अभी के लिए। एपिसोड 87। मयंक और आरव काफी दूर निकल आए थे। गढ़ अब पीछे छूट चुका था, टूटी हुई दीवारों और खुली दरारों के साथ, जैसे कोई पुराना घाव भरने की कोशिश कर रहा हो। रास्ता अब सीधा था, लेकिन अजीब तरह से खाली। आरव ने चलते चलते कहा, इतना कुछ होने के बाद दुनिया चुप है। मयंक ने कदम धीमे कर दिए। क्योंकि दुनिया अभी समझने की कोशिश कर रही है, उसने कहा। डर के बिना चलना कैसा होता है? कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। न कोई पहरा, न कोई चिन्ह। लोग अपने काम में लगे थे, कोई कुएं से पानी भर रहा था, कोई बच्चों को डांट रहा था। सब कुछ साधारण। आरव रुक गया। ये लोग जानते भी नहीं कि क्या बदल गया है। मयंक ने गांव को देखते हुए कहा, और यही सबसे जरूरी है। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, एक बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने आ गया। उसकी आंखें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर कोई भय नहीं था। तुम यात्री हो? उसने कहा, सवाल की तरह नहीं, सत्य की तरह। मयंक ने सिर हिलाया। बूढ़े ने आसमान की ओर देखा। आज हवा हल्की है, वह बोला। कई सालों बाद। आरव चौंका, लेकिन मयंक समझ गया। कुछ बोझ हटे हैं, उसने कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। तो फिर अब बोने का समय है। वे आगे बढ़ गए। गांव पीछे छूट गया, लेकिन उस साधारण बातचीत का असर मयंक के भीतर गहराता गया। उसने पहली बार महसूस किया, शक्ति का असर शोर में नहीं, शांति में दिखता है। चलते चलते मयंक रुक गया। आरव ने पूछा, क्या हुआ? मयंक ने अपनी हथेली देखी। उसमें आग नहीं जली, लेकिन गर्मी अब भी थी। अग्निवंश खत्म नहीं हुआ, उसने कहा। वह अब मेरे भीतर आदेश नहीं है, याद है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो तू अब क्या है? मयंक ने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां रास्ते अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे थे। अब मैं कहानी का केंद्र नहीं हूँ, उसने कहा। मैं बस एक ऐसा आदमी हूँ जिसने एक बार सही चुनाव किया। वे दोनों अलग दिशा में मुड़ गए। आरव वापस लोगों की ओर, और मयंक अकेला खामोशी की ओर। पीछे, बहुत पीछे, जहाँ कभी आग और छाया ने दुनिया को बांधा था, वहाँ अब सिर्फ एक संभावना बची थी। और हर संभावना की तरह वह चुपचाप इंतजार कर रही थी। एपिसोड 88। रास्ता अब बिल्कुल सुनसान था। मयंक अकेला चलता रहा, बिना किसी मंजिल के, या शायद एक ऐसी मंजिल की ओर जिसका नाम अब जरूरी नहीं था। कदमों की आवाज़ भी जैसे हल्की पड़ गई थी, मानो ज़मीन उसे बोझ नहीं मान रही हो। कुछ दूर जाने के बाद मौसम बदलने लगा। हवा में हल्की ठंडक घुली और आसमान पर बादल धीरे धीरे जमा होने लगे। ये तूफान नहीं था, लेकिन बदलाव का संकेत जरूर था। मयंक एक पुराने पुल के पास रुका। नीचे बहती नदी शांत थी, लेकिन उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। अब उसमें आग की झलक नहीं थी, न छाया की विकृति, सिर्फ एक इंसान। यही कीमत थी, उसने खुद से कहा। साधारण हो जाना। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। मयंक ने मुड़कर नहीं देखा। अगर तुम परिषद से हो, उसने कहा, तो देर हो चुकी है। एक शांत आवाज़ आई, मैं किसी परिषद से नहीं हूँ। मयंक ने पलट कर देखा। सामने एक युवती खड़ी थी। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी स्पष्टता थी, न डर न लालच। तो तुम कौन हो? मयंक ने पूछा। वह पुल के किनारे आकर खड़ी हो गई। मैं उन लोगों में से हूँ, उसने कहा, जो अब सवाल पूछ सकते हैं। मयंक कुछ पल चुप रहा। दुनिया अभी सीख रही है, उसने कहा। सवाल खतरनाक हो सकते हैं। युवती ने हल्की मुस्कान दी। डर के बिना सवाल खतरनाक नहीं होते, वे बस असुविधाजनक होते हैं। उसके शब्दों ने मयंक को भीतर तक छू लिया। यही तो वह चाहता था, एक ऐसी दुनिया जहां सवालों के लिए आग या छाया की जरूरत न पड़े। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मयंक ने पूछा। मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रही थी, उसने उत्तर दिया। मैं रास्ता चुन रही थी और तुम बीच में मिले। नदी पर हल्की बूंदें गिरने लगीं।
बारिश शुरू हो चुकी थी, न तेज न डरावनी, बस नई। मयंक ने आसमान की ओर देखा। शायद अब मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। युवती ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, बस अब वो कहानी नहीं रही जिसे आदेशों ने लिखा हो। मयंक पहली बार मुस्कुराया, हल्की थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान। दोनों पुल के पार अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। कोई विदाई नहीं, कोई वादा नहीं। और दूर कहीं आग की गहराई में एक बहुत हल्की चिंगारी ने करवट बदली। न युद्ध के लिए, न शासन के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए। क्योंकि कुछ कहानियाँ समाप्त नहीं होती, वे बस आगे किसी और रूप में बहने लगती हैं। एपिसोड 89। बारिश थम चुकी थी, पुल बहुत पीछे छूट गया था और रास्ता अब घने जंगल में बदल चुका था। पत्तों से टपकती बूंदें जमीन पर गिरकर हल्की आवाज करती थीं, जैसे कोई धीमी ताल बज रही हो। मयंक चलता रहा, लेकिन उसके कदम अब पहले जैसे नहीं थे। उनमें जल्दबाजी नहीं थी, न ही किसी पीछा करने वाले का डर। फिर भी भीतर कहीं एक हल्की बेचैनी थी, जैसे कहानी ने उसे छोड़ा नहीं हो, बस पकड़ ढीली कर दी हो। अचानक जंगल के बीच एक जला हुआ वृक्ष दिखा। वह नया नहीं था, आग पुरानी थी, लेकिन राख अब भी गर्म थी। मयंक रुका, उसने हाथ आगे बढ़ाया। आग नहीं जली, पर गर्मी साफ महसूस हुई। ये मेरी नहीं है, उसने खुद से कहा। जंगल में हलचल हुई। झाड़ियों के पीछे से एक युवक निकला, कपड़े फटे हुए, आंखों में गुस्सा और उलझन। तुमने भी देखा? युवक ने पूछा। आसमान में वो रेखा कुछ दिन पहले। मयंक ने सिर उठाया। तुम्हें क्या लगा कि अब डरने की जरूरत नहीं? युवक बोला। पर जब डर गया तो गुस्सा बचा। मयंक समझ गया। परिषद चली गई थी, लेकिन जो आग लोगों के भीतर दबाई गई थी, वह बिना दिशा के भटक रही थी। तुम आग ढूंढ रहे हो? मयंक बोला। युवक ने दांत भींचे। न्याय ढूंढ रहा हूँ। मयंक ने राख से भरे वृक्ष की ओर देखा। न्याय बिना समझ के जला देता है, उसने कहा, और समझ बिना सवाल के नहीं आती। युवक कुछ पल चुप रहा। तो तुम क्या सुझाओगे? मयंक ने गहरी सांस ली। मैं कुछ नहीं सुझाऊंगा, मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा, आग किसी की नहीं होती। युवक की आंखों में भ्रम था, लेकिन डर नहीं। तुम कौन हो? उसने पूछा। मयंक ने जंगल की ओर देखा, जहां रास्ते फिर बढ़ रहे थे। कोई नहीं, उसने कहा, बस एक गवाह। वह आगे बढ़ गया। युवक पीछे रह गया, राख और सवालों के बीच। जंगल धीरे धीरे खुलने लगा। दूर कहीं लोग जमा हो रहे थे, न परिषद के लिए, न किसी राजा के लिए, बस बात करने के लिए। मयंक ने ये देखा और बिना रुके आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसका काम लड़ना नहीं था, न नेतृत्व करना, सिर्फ ये सुनिश्चित करना था कि आग फिर से आदेश न बने। एपिसोड 90। जंगल पीछे छूट चुका था। सामने खुला मैदान था, जहां लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े थे। कोई नारे नहीं थे, कोई झंडे नहीं, सिर्फ बातें। आवाजें धीमी थीं, लेकिन उनमें वर्षों का दबा हुआ भार साफ झलक रहा था। मयंक किनारे रुक गया। उसने भीड़ में शामिल होना नहीं चुना, वह बस देखता रहा। एक समूह में बहस तेज हो रही थी। अगर अब कोई परिषद नहीं है, एक आदमी बोला, तो गलत को रोकेगा कौन? दूसरा तुरंत बोला, पहले भी कौन रोक रहा था? डर। तीसरी आवाज आई, डर नहीं होगा तो अराजकता होगी। मयंक ने आंखें बंद कर लीं। यही वह क्षण था जिसकी उसे उम्मीद थी, और डर भी। तभी एक बच्चा भीड़ के बीच से आगे आया। उसके हाथ में लकड़ी का टूटा खिलौना था। अगर सब लड़ेंगे? उसने मासूमियत से पूछा। तो ठीक करेगा कौन? भीड़ अचानक चुप हो गई। मयंक ने हल्की सांस ली। उसने महसूस किया, परिवर्तन भाषणों से नहीं, ऐसे सवालों से शुरू होता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन मंच की तरह नहीं, बस पास से गुजरता हुआ। एक औरत ने उसे देखा। तुम कुछ कहोगे? उसने पूछा। मयंक रुका। बहुत सालों बाद किसी ने उससे आदेश नहीं, राय नहीं, बस शब्द मांगे थे। मैं कुछ तय नहीं करूंगा, मयंक ने कहा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर तुम डर से कोई नियम बनाओगे तो वह परिषद से अलग नहीं होगा। लोग उसे देखने लगे। और अगर तुम जिम्मेदारी से चुनोगे, वह आगे बोला, तो गलती होगी, लेकिन सुधार भी तुम्हारा होगा। कुछ लोग सहमत दिखे, कुछ असहज। मयंक ने वहीं रुकना ठीक नहीं समझा। वह आगे बढ़ गया। पीछे बातें फिर शुरू हो गईं, लेकिन अब स्वर बदला हुआ था। ऊंचा नहीं, कठोर नहीं, सोचने वाला। चलते चलते मयंक को थकान महसूस हुई। उसने एक पत्थर पर बैठकर आसमान देखा। बादल धीरे धीरे खिसक रहे थे। अब मेरी ज़रूरत कम होती जा रही है, उसने खुद से कहा। और यह सोचकर उसे राहत मिली। तभी उसकी हथेली में हल्की गर्मी उभरी, बहुत हल्की। न आग, न चेतावनी, बस याद। मयंक मुस्कुराया। ठीक है, उसने धीमे से कहा, इतना काफ़ी है। दूर मैदान में लोगों ने पहला छोटा निर्णय लिया, बिना डर के, बिना आदेश के। और उसी पल आग की आखिरी चिंगारी शांत होकर बुझ गई, क्योंकि जब दुनिया चलना सीख लेती है तो अग्निवंश कहानी बन जाता है। रात के सन्नाटे में काला द्वार फिर से सक्रिय हो उठा। एपिसोड 91। मयंक ने जैसे ही आखिरी सीढ़ी पार की, जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वह किसी गहरे कक्ष में आ गिरा।
चारों ओर धुंध थी, लेकिन हवा में जलन थी, जैसे यहाँ कभी आग ने सब कुछ जला दिया हो। उसके सामने पत्थर की दीवार पर एक निशान उभरा, अग्निवंश का चिन्ह। मायंक की सांस तेज हो गई। तो सच में ये जगह मौजूद है, वह बुदबुदाया। पीछे से धीमी ताली की आवाज आई। तुम उम्मीद से ज्यादा जल्दी पहुंच गए। मायंक पलटा। सामने काले वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति खड़ा था। चेहरा आधा नकाब में था, लेकिन आंखें वही जानी पहचानी आग। तुम, मायंक का स्वर भारी हो गया, तुम मरे नहीं थे। वह व्यक्ति हंसा। मृत्यु हमारे वंश के लिए एक दरवाजा भर है। धुंध हटने लगी। कक्ष की दीवारों पर जंजीरों में बंधे लोग दिखे, कुछ जीवित, कुछ पत्थर बन चुके। बीचों बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ धड़क रहा था, जैसे दिल। यह क्या है? मायंक ने पूछा। यह अग्नि हृदय है, नकाबधारी बोला, जिससे अग्निवंश जन्म लेता है और जिससे उसका अंत भी हो सकता है। मायंक को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। यादें उमड़ पड़ी, बचपन, माँ की चीख, शहर की जलती गलियां। सब कुछ इसी आग से जुड़ा था। तुम्हारा बदला यहीं पूरा होगा, उस व्यक्ति ने कहा। लेकिन सवाल यह है, तुम किसे जलाओगे, दुनिया को या खुद को? मायंक की मुट्ठियां जलने लगीं। आग उसकी नसों में दौड़ रही थी, लेकिन इस बार वह बेकाबू नहीं थी। मैं सच जलाऊंगा, उसने कहा, और झूठ को राख कर दूंगा। अग्नि हृदय तेजी से धड़कने लगा। कक्ष कांप उठा, और उसी क्षण ऊपर कहीं काला द्वार अपने आप बंद होने लगा। काला द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। एपिसोड 92। अग्नि हृदय की धड़कन के साथ पूरा कक्ष कांप रहा था। पत्थर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और जंजीरों से बंधे लोगों की आंखों में हलचल लौट आई। नकाबधारी ने हाथ उठाया। अगर ये दिल फट गया तो यहाँ बंधे हर जीवन की आग बाहर फैल जाएगी। मायंक ने उसकी आंखों में देखा। यही तो तुम चाहते हो। वह हंसा। मैं चाहता हूँ कि अग्निवंश फिर से शुद्ध हो, कमजोर राख बने, मजबूत आग बने। अचानक एक जंजीर टूट गई। एक लड़की जमीन पर गिरी, बेहोश, लेकिन सांस चल रही थी। मायंक का दिल धक से रह गया। आशा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जमीन से आग की लपटें उठीं और रास्ता रोक लिया। भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं, नकाबधारी बोला, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। मायंक ने आंखें बंद की। इस बार उसने आग को बाहर नहीं, भीतर समेटा। जलन ठंडी होने लगी, जैसे आग आदेश मान रही हो। उसने हाथ जमीन पर रखा। लपटें दो हिस्सों में बढ़ गईं। नकाबधारी की हंसी थम गई। ये नियंत्रण, तुम्हें ये किसने सिखाया? मायंक खड़ा हुआ। किसी ने नहीं, दर्द ने। वह आशा तक पहुंचा, उसे उठाया। उसी पल अग्नि हृदय से एक तेज रोशनी निकली और दीवार पर उभरे चिन्ह बदलने लगे। एक नया प्रतीक उभरा, अधूरा लेकिन जीवित। नकाबधारी पीछे हट गया। अगर यह प्रतीक पूरा हो गया, मायंक ने उसे घूरा, तो अग्निवंश का सच सबके सामने आ जाएगा। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। कक्ष गिरने वाला था, और काले द्वार के उस पार किसी ने पहली बार उसका नाम पुकारा, ऐसे स्वर में जो शत्रु का नहीं था। काले द्वार के पार से आए आवाज गूंजती रही। एपिसोड 93। मायंक। वह आवाज किसी आदेश जैसी नहीं थी, नहीं चेतावनी। उसमें अपनापन था, जैसे वर्षों बाद कोई अपना पुकार रहा हो। मायंक ने पलटकर द्वार की ओर देखा। कक्ष की छत से पत्थर गिर रहे थे। धूल से सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसकी निगाहें उस अंधेरे पर टिकी थीं। नकाबधारी ने दांत भींचे। उसकी बात मत सुनो, वह द्वार सिर्फ भ्रम देता है। तुम डर रहे हो, मायंक ने कहा, क्योंकि पहली बार ये द्वार तुम्हारे काबू में नहीं है। अग्नि हृदय की रोशनी अब स्थिर होने लगी थी। वह जल नहीं रही थी, बल्कि धड़क रही थी, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। आशा की आंखें हल्के से खुलीं। मायंक, यहाँ से सब झूठ है। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन शब्द भारी। नकाबधारी एक कदम पीछे हटा। तुम्हें नहीं पता तुम किसे जगा रहे हो। मायंक ने आशा को सहारा दिया और काले द्वार की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन शांत होती गई, जैसे आग भी उसका साथ दे रही हो। द्वार के पास पहुंचते ही अंधेरा फटने लगा। उस पार एक आकृति खड़ी थी, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें साफ। वही आंखें जो मायंक ने कभी बचपन के सपनों में देखी थीं। तुम? मायंक के होंठ कांपे। आकृति बोली, मैं वही हूँ जिसे अग्निवंश ने इतिहास से मिटा दिया। पीछे से नकाबधारी चिल्लाया, मत सुनो इसे, यह आग नहीं, विनाश है। आकृति ने हाथ बढ़ाया। सच और विनाश में फर्क वही समझता है जो जल चुका हो। कक्ष का एक हिस्सा ढह गया। समय कम था। मायंक को चुनना था, पीछे हटकर वही अधूरा सच, या आगे बढ़कर वह इतिहास जिसे कभी जीने नहीं दिया गया। और इसी क्षण अग्नि हृदय ने पहली बार बोलना शुरू किया। अग्नि हृदय की आवाज़ स्पष्ट हो गई। एपिसोड 94। चयन का समय आ गया है। उस आवाज़ में न उम्र थी, न लिंग, सिर्फ आग का सत्य। मायंक के चारों ओर लपटें घूमने लगी, लेकिन जलन नहीं थी। वे रास्ता दिखा रही थीं। आशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। जो भी हो, उसने धीमे कहा, अकेले मत जाना। काले द्वार के उस पार खड़ी आकृति ने सिर झुकाया। तुम दोनों ही आवश्यक हो। एक आग है, दूसरा कारण। नकाबधारी चीखा, झूठ।
अग्निवंश को किसी कारण की जरूरत नहीं, सिर्फ शक्ति की। मायंक ने पलटकर उसे देखा। यही तो तुम्हारी भूल है। अग्नि हृदय की धड़कन तेज हुई। दीवारों पर उभरे चिन्ह जुड़ने लगे, अधूरा प्रतीक आकार लेने लगा। हर जुड़ता हिस्सा किसी भूले हुए नाम, किसी दबे हुए बलिदान की याद दिला रहा था। आकृति आगे बढ़ी। उसका चेहरा साफ होने लगा, आंखों में थकान लेकिन संकल्प अडिग। मैं प्रथम उत्तराधिकारी था, वह बोला। मुझे इसलिए मिटाया गया क्योंकि मैंने आग को शासन नहीं, रक्षा बनाना चाहा। नकाबधारी का नकाब दरकने लगा। चुप रहो। मायंक ने देखा, उसके पीछे बंधे लोगों की जंजीरें पिघल रही थीं। एक एक करके वे मुक्त हो रहे थे। आशा ने फुसफुसाया, सच उन्हें भी जगा रहा है। अचानक नकाबधारी ने अग्नि हृदय पर वार किया। टकराते ही तेज विस्फोट हुआ। कक्ष हिल गया, रोशनी बिखर गई। मायंक ने आग को भीतर खींचा, ढाल बनाई। अब बहुत हुआ। वह आगे बढ़ा। अगर अग्निवंश का भविष्य तय होना है तो झूठ की आग से नहीं, सच की लौ से। आकृति मुस्कुराई। तो हाथ बढ़ाओ। मायंक ने हाथ बढ़ाया। उसी क्षण अग्नि हृदय दो भागों में विभाजित हुआ। एक मायंक की ओर, दूसरा आशा की ओर, और नकाबधारी के चेहरे से नकाब पूरी तरह गिर गया। नकाब गिरते ही सन्नाटा छा गया। एपिसोड 95। सबकी निगाहें उसके चेहरे पर टिक गईं। वह चेहरा अनजान नहीं था, बल्कि बहुत जाना पहचाना। गुरुदेव। आशा के होठों से फुसफुसाहट निकली। मायंक का दिल भारी हो गया। तो ये तुम थे। गुरुदेव की आंखों में पछतावा नहीं था, सिर्फ जिद थी। मैंने अग्निवंश को टूटते देखा है मायंक। मैंने उसे कमजोर होते देखा है। अगर कुछ जीवन जलते हैं ताकि वंश अमर रहे तो ये सौदा बुरा नहीं। आकृति प्रथम उत्तराधिकारी ने सिर हिलाया। यही सोच हमें राक्षस बनाती है। अग्नि हृदय के दो टुकड़े अब चमक रहे थे। एक मायंक के भीतर समा चुका था, दूसरा आशा के चारों ओर प्रकाश का घेरा बना रहा था। वह लड़खड़ाई, लेकिन गिरी नहीं। मायंक, उसने कहा, मुझे सब दिख रहा है। आग की यादें, बलिदान, झूठ। गुरुदेव पीछे हटने लगा। नहीं, ये संभव नहीं। मायंक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे आग रास्ता बना रही थी। तुमने मुझे शक्ति सिखाई, लेकिन सच छुपाया। अब वही सच तुम्हारा अंत बनेगा। छत का आखिरी हिस्सा गिर पड़ा। कक्ष खुल चुका था। ऊपर खुले आकाश में लाल बादल घूम रहे थे। प्रथम उत्तराधिकारी ने कहा, अगर ये द्वार पूरी तरह ढह गया तो अग्निवंश दो हिस्सों में बंट जाएगा, एक पुराना, एक नया। गुरुदेव चीखे, मैं ये होने नहीं दूंगा। उसने अंतिम मंत्र बोला। जमीन से काली आग उठी, जो सब कुछ निगलने लगी। आशा ने हाथ आगे बढ़ाया। मायंक, आग को रोको मत, उसे बदलो। मायंक ने आंखें बंद की। पहली बार उसने शक्ति को दबाया नहीं, दिशा दी। लपटें सफ़ेद होने लगीं। काली आग चीखती हुई बुझ गई। गुरुदेव घुटनों पर गिर पड़ा। तो यही है अग्निवंश का उत्तराधिकारी। प्रथम उत्तराधिकारी की आकृति धुंधली होने लगी। मेरा काम पूरा हुआ, अब इतिहास तुम्हारे हाथ में है। वह काले द्वार में विलीन हो गया। कक्ष पूरी तरह ढह गया, लेकिन मायंक और आशा खुले मैदान में खड़े थे, मुक्त लोगों के बीच। आकाश में नया प्रतीक चमक रहा था, और अग्निवंश ने पहली बार सांस ली, बिना जंजीरों के। नया प्रतीक धीरे धीरे स्थिर हुआ। एपिसोड 96। लाल बादल छटने लगे, जैसे आकाश भी राहत की सांस ले रहा हो। मुक्त हुए लोग एक दूसरे को देख रहे थे, डरे हुए लेकिन जीवित। वर्षों की कैद उनके चेहरों पर थी, पर आंखों में पहली बार उम्मीद थी। मायंक ने चारों ओर देखा। यह अंत नहीं है, उसने कहा, यह शुरुआत है। आशा के चारों ओर बना प्रकाश अब उसके भीतर समा चुका था। वह पहले जैसी नहीं रही थी, उसकी आंखों में आग की जगह स्पष्टता थी। अग्नि हृदय ने मुझे दिखाया, उसने धीमे स्वर में कहा, कि वंश सिर्फ खून से नहीं चलता, निर्णयों से चलता है। पीछे जमीन पर गुरुदेव बेहोश पड़े थे। उनकी शक्ति बुझ चुकी थी, लेकिन सांस चल रही थी। कुछ लोग उन्हें मारना चाहते थे, पर मायंक ने हाथ उठाकर रोका। अगर हम भी वही करेंगे, उसने कहा, तो फर्क क्या रहेगा। दूर से सींगों की आवाज आई। पहाड़ियों के पार मशालें दिखी, अग्निवंश के अलग अलग दल, जो विस्फोट और प्रकाश देखकर यहाँ खींचे चले आ रहे थे। एक वृद्ध स्त्री आगे आई। हमने काले द्वार की कथा सुनी थी, उसने कहा, पर किसी ने नहीं माना कि वह आज टूटेगा। मायंक ने आकाश की ओर देखा, जहाँ नया प्रतीक अब भी चमक रहा था। काला द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, उसने कहा, उसे बंद करने के लिए नहीं, समझने के लिए खोला गया था। आशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन अब लोग पूछेंगे, नेतृत्व कौन करेगा। मायंक चुप रहा। उसके भीतर की आग शांत थी, लेकिन जीवित। अकेला उत्तराधिकारी फिर वही गलती दोहराएगा, उसने कहा। इस बार अग्निवंश को दो आवाजें चाहिए, शक्ति और विवेक। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। उसी क्षण जमीन हल्के से कांपी। टूटे कक्ष के नीचे से एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी, और उस पर उभरा वही चिन्ह जो अभी अभी आकाश में बना था। आशा ने सांस रोकी। ये तो, मायंक ने सिर हिलाया। हाँ, असली परीक्षा अभी बाकी है। और सीढ़ियों के अंधेरे से किसी और के कदमों की आहट सुनाई दी, जो इस कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि अगला अध्याय बनने आ रहा था।
सीढ़ियों से आती आहट साफ होने लगी। एपिसोड 97। पत्थर पर पड़ते कदम भारी थे, लेकिन उनमें जल्दबाजी नहीं थी। जैसे आने वाला जानता हो कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। मुक्त लोगों की भीड़ पीछे हटने लगी। कुछ ने हथियार उठाए, कुछ ने अग्नि चिन्ह बनाए, लेकिन मायंक ने फिर हाथ उठाया। डरो मत, उसने कहा। अगर यह शत्रु होता तो आग पहले ही चेतावनी दे देती। सीढ़ियों के अंधेरे से एक युवक बाहर आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी कलाई पर जला हुआ वही प्रतीक था, अग्निवंश का पुराना प्रतिबंधित चिन्ह। आशा की आंखें फैल गईं। ये निशान, इसे तो मिटा दिया गया था। युवक ने सिर झुकाया। मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ आग ऐसी होती है जो राख में भी जिंदा रहती है। मायंक आगे बढ़ा। तुम कौन हो? युवक ने नजर उठाई। उसकी आंखों में न घमंड था, न भय, सिर्फ इंतजार। मेरा नाम आरव है, और मैं उस शाखा से हूँ जिसे अग्निवंश ने गलती कहकर दफना दिया। भीड़ में खलबली मच गई। एक बुजुर्ग ने चिल्लाया, असंभव, उस शाखा के सभी वारिस मार दिए गए। आरव ने बात पूरी की। या यही समझा गया? आशा ने मायंक की ओर देखा। अग्नि हृदय ने मुझे दिखाया था एक और रास्ता। मायंक ने आरव के चारों ओर की हवा को महसूस किया। आग वहाँ थी, लेकिन अलग, तेज नहीं, गहरी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। आरव ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। क्योंकि काला द्वार टूटा नहीं है, उसने सिर्फ अपना रूप बदला है। और अगर हम नीचे नहीं उतरे तो अगली बार यह ऊपर खुलेगा, सीधे पूरे वंश पर। जमीन फिर कांपी, इस बार गहरी। सीढ़ियों के भीतर से मंद लाल रोशनी उठी। आशा ने सांस ली। तो यह असली परीक्षा नहीं थी। मायंक ने आंखें बंद की, फिर खोली। नहीं, ये तो चयन था। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। अगर अग्निवंश को सच में मुक्त करना है तो हमें उस आग का सामना करना होगा जो अभी भी छुपी हुई है। आरव ने सिर झुकाया और रास्ता दिया। तीनों ने अंधेरे की ओर कदम बढ़ाए, और उनके पीछे आकाश में चमकता प्रतीक पहली बार, दो नहीं, 3 किरणों में बढ़ गया। सीढ़ियों का अंधेरा गहराता गया। एपिसोड 98। तीनों के कदम जैसे जैसे नीचे उतरते गए, ऊपर की दुनिया की आवाजें पीछे छूटती चली गईं। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन भारी थी, ऐसी जैसे हर सांस के साथ कोई पुराना राज भीतर उतर रहा हो। आशा ने दीवार को छुआ। पत्थर गर्म था। ये जगह जली नहीं है, उसने कहा। ये याद रखती है। आरव रुका। यहाँ अग्निवंश की पहली शपथ ली गई थी, उसने धीमे स्वर में कहा। और यही पहली बार उसे तोड़ा गया। मायंक ने नीचे देखा। सीढ़ियाँ अब गोलाकार कक्ष में खुल रही थीं। बीच में एक विशाल अग्निचक्र बना था, बिना लपटों के, लेकिन धड़कता हुआ। उस चक्र के चारों ओर 3 आसन थे। मायंक की भौहें सिकुड़ीं। 3। आरव ने सिर हिलाया। पुरानी कथाओं में एक नहीं, 3 उत्तराधिकारियों का जिक्र था। शक्ति, विवेक और संतुलन। आशा ने उसकी ओर देखा। संतुलन। आरव ने अपनी कलाई का जला हुआ निशान दिखाया। वह जो आग को रोकता भी है और जरूरत पड़ने पर बुझाता भी है। अचानक कक्ष की दीवारों पर आकृतियां उभरने लगी, लड़ाइयां, बलिदान, और एक दृश्य जहां 3 लोग खड़े थे, लेकिन चौथा छाया में था। मायंक ने महसूस किया कि अग्नि हृदय उसके भीतर भारी हो रहा है। ये जगह हमसे कुछ मांग रही है। तभी अग्नि चक्र से आवाज आई, गहरी, एक से अधिक स्वरों में। 3 आए हो, पर क्या 3 ही रह पाओगे? जमीन कांपी। हर आसन से आग की रेखाएं उठी और तीनों के पैरों तक पहुंची। आशा की आंखों के सामने भविष्य के दृश्य चमक उठे, वंश का उत्थान, फिर वही पतन। आरव ने दांत भींचे, उसने भी कुछ देखा था जो कहना नहीं चाहता था। मायंक के सामने एक ही दृश्य बार बार आया, वह अकेला खड़ा है, चारों ओर राख। अगर कोई गिरा, आवाज बोली, तो संतुलन टूटेगा। मायंक ने दोनों की ओर देखा। इस बार कोई अकेला नहीं लड़ेगा। आग की रेखाएं और तेज हो गईं। कक्ष में ताप बढ़ने लगा, और तभी अग्निचक्र के बीच से एक चौथी परछाई उभरी। ऐसी परछाई जो किसी की नहीं थी, लेकिन तीनों से जुड़ी हुई थी। कक्ष की दीवारों पर एक नया शब्द जल उठा, परीक्षा आरंभ। दरार से पहले। एपिसोड 99। शाम का उजाला बुझ रहा था, लेकिन काम रुका नहीं था। उपकरण पहली बार इतने पास लाया गया था कि उसकी ठंडक हवा में फैलने लगी थी। आरव ने सतह पर उंगली नहीं रखी, बस पास ले गया। ये प्रतिक्रिया देता है, उसने कहा। छुए बिना भी। आशा ने दूरी मापी। तो सीमा यही है, उसने कहा। इसके आगे इरादा मायने रखता है। मायंक ने चारों ओर नजर डाली। इरादा छुपाया नहीं जाएगा। पहली आकृति चुप थी। यह चुप्पी नई नहीं थी, लेकिन इस बार भारी लग रही थी। उपकरण पर एक हल्की सी कंपन उठी, न दिखने लायक, बस महसूस होने लायक। आरव ने तुरंत लिखा। ये संकेत नहीं, उसने कहा। ये तैयारी है। आशा ने पूछा, किसकी? पहली आकृति ने जवाब दिया, तुम्हारी। जमीन पर एक पतली दरार उभरी, बहुत छोटी, जैसे बाल जितनी। कोई घबराया नहीं, पर सबने देख लिया। मायंक ने दरार के पास खड़े होकर कहा, यहीं से फर्क पड़ेगा। आशा ने सख्ती से कहा, कोई पार नहीं करेगा। कंपन बड़ी नहीं, दरार भी नहीं फैली, जैसे दोनों इंतजार कर रहे हों।
आरव ने निष्कर्ष निकाला, अगर हम जल्दबाजी करें तो ये खुलेगी। मायंक ने सिर हिलाया, तो हम नहीं करेंगे। पहली आकृति ने पहली बार मुस्कुराया, बहुत हल्का। तभी दरारें रास्ता नहीं बनती, उसने कहा। वे सवाल बनती हैं। शाम पूरी तरह उतर आई। दरार वहीं रही, छोटी, शांत। लेकिन सब समझ गए, जो टूटेगा वह जमीन नहीं होगी। धड़कन अब साफ सुनाई दे रही थी। एपिसोड 100। वह धड़कन अग्नि चक्र जैसी नहीं थी। उसमें आग की जल्दबाजी नहीं, बल्कि किसी सोए हुए दैत्य की स्थिर सांस थी। संयुक्त प्रतीक हवा में स्थिर रहा। उसकी रोशनी ने तीनों के चेहरे साफ कर दिए, थके हुए लेकिन टूटे नहीं। आशा ने फुसफुसाकर कहा, यह आग नहीं है। आरव ने सिर हिलाया, ये वह आधार है जिस पर आग खड़ी होती है। सीढ़ियों के नीचे का अंधेरा खिसकने लगा, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। वहाँ एक विशाल कक्ष था, पहले से भी पुराना। बीच में पत्थर का एक स्तंभ खड़ा था, जिस पर कोई लपट नहीं थी, कोई चिन्ह नहीं था, बस दरारें थीं। मायंक आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसके भीतर की आग शांत होती जा रही थी, जैसे उसे यहाँ जलने की अनुमति ही न हो। अग्निवंश की सारी कथाएं आग से भरी हैं, उसने कहा, लेकिन इस जगह में आग नहीं है। तभी स्तंभ से आवाज आई, कमजोर लेकिन गहरी, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ आग को जन्म नहीं दिया गया, यहाँ उसे बांधा गया था। तीनों रुक गए। दरारों से हल्की रोशनी झरने लगी। उन दरारों के भीतर कुछ हिल रहा था। आशा की सांस अटक गई। तो काला द्वार, सिर्फ ताला था। आरव ने कहा, दरवाजा नहीं। मायंक ने मुट्ठी भींची। और यह स्तंभ, आवाज गहरी हो गई। ये पहला समझौता है। जब अग्निवंश ने आग से वादा किया था कि वह उसे आज़ादी नहीं देगा, बदले में शक्ति पाएगा। स्तंभ कांपने लगा, दरारें फैलने लगीं। संयुक्त प्रतीक अचानक तीनों की ओर खींच गया और उनके भीतर समा गया। एक पल के लिए तीनों ने एक ही दृश्य देखा, आग को बांधते हुए लोग, डर से भरे चेहरे और एक सच जिसे जानबूझकर दबाया गया। मायंक ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, कोई भी शक्ति जो कैद पर टिकी हो, अंत में टूटती है। स्तंभ के भीतर से कुछ जाग उठा। पूरा कक्ष हिलने लगा। आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, वह चेतावनी थी। अगर यह स्तंभ टूटा तो अग्निवंश कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आशा आगे आई, और अगर नहीं टूटा? एक लंबा मौन। फिर जवाब आया, तो अग्निवंश कभी सच में जीवित नहीं होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये लड़ाई नहीं थी, ये निर्णय था। और अग्निवंश का 100वां अध्याय, यहीं से असली कहानी बनने वाला था। यहाँ हर कहानी का एंड, अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।